हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी लैम्प। हम आज के करंट अफेयर्स देखेंगे जो कि एमसीक्यूज के फॉर्म में है और आपके यूपीएससी, एसएससी, आईबीपीएस, आरआरबी जैसे एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आइए चलते हैं, हम एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज्ड इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021? किस संस्थान ने इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 नाम की एक पेपर को रिलीज किया है? तो आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी या ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। इन चार ऑप्शंस में से कौन से संस्थान ने इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 को पब्लिश किया है? तो इसका सही जवाब है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये बी ऑप्शन। IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है, इसमें कुल 30 मेंबर हैं, 30 मेंबर्स हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। इसका मेंबर बनने के लिए जो कंडीशन है, दो कंडीशन है, हमने पहले भी एक वीडियो में देखा। तो इसके दो कंडीशन है, पहला कि ये OECD का मेंबर होना चाहिए और दूसरा क्या है कि हमारे पास 90 दिनों का ऑयल स्टॉक होना चाहिए। जो तेल का आयात हमने पिछले साल किया, उस पूरे तेल के आयात का जो एवरेज निकलेगा, जो औसत निकलेगा, उस औसत का 90 दिनों का जो निकलेगा, ये पूरे तेल का आयात जितना भी होगा उसको पूरे एक दिन का निकाल करके और उसको 90 से गुना करेंगे। इतने तेल हमारे पास स्टॉक में होने चाहिए। तो भारत ना ही OECD का मेंबर है और ना ही भारत के पास 90 दिनों का स्टॉक है। भारत के पास सिर्फ 72 दिनों का ही स्टॉक है। लेकिन फिर भी भारत जो है यहाँ का एक, ऑल्दो ये मेंबर नहीं है, फिर भी विजिटिंग मेंबर है। तो IEA ने भारत के लिए एक पेपर निकाला है, जिस पेपर में उसका कहना है कि भारत जो है वो 2040 तक लार्जेस्ट एनर्जी डिमांड करने वाला कंट्री होगा, जिसकी खपत, जिसकी जरूरत एनर्जी की सबसे ज्यादा होगी, वो भारत बन जाएगा। तो ये इस पेपर में ये बात बताई गई है। MNRE की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मंत्री कौन है? RK सिंह जी हैं। ये स्वतंत्र प्रभार के मंत्री है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इसे शॉर्ट में IRENA कहते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? अबू धाबी में इसका हेडक्वार्टर है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ये रेटिंग्स देती है, अलग अलग सामानों में भारत में ये रेटिंग देती है, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, ऐसे करके ये रेटिंग बताती है। और वो रेटिंग बताता है कि किसी भी डिवाइस का, किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस की कितनी उसमें खपत हो रही है बिजली की, इसके बारे में बताता है। जितना ज्यादा स्टार उतनी कम खपत। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नई दिल्ली के RK पुरम में एक सेवा भवन है, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। तो ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये फ्रिज का, रेफ्रिजरेटर का, टीवी का, इन सब का, ये लाइट्स पे भी आप देखेंगे स्टार बना हुआ है, उससे ये पता चलता है कि इसका एनर्जी कंजम्पशन कितना है, उस पर ये रेटिंग देती है। अगला सवाल, समग्र शिक्षा स्कीम फंडेड स्कूल्स एंड हॉस्टल्स विल बी रीनेम्ड आफ्टर विच फेमस पर्सनैलिटी? समग्र शिक्षा स्कीम की शुरुआत की गई थी। समग्र शिक्षा स्कीम में होता क्या है? तो इसमें जो हिली टेरेन है मेनली, या जहां पर भी शिक्षा को पहुंचा पाना या बहुत ही कम आबादी है, वहां पर शिक्षा की व्यवस्था उतनी नहीं है, तो वहां पर ये एक स्कीम लॉन्च किया गया, समग्र शिक्षा स्कीम, जिसके तहत फंडिंग की जाती है, स्कूल्स बनाए जाते हैं, छात्रावास बनाया जाता है, हॉस्टल बनाया जाता है। तो उन हॉस्टल्स का, स्कूल्स का नाम किनके नाम पर रखा जाएगा? तो आपके ऑप्शन है कस्तूरबा गांधी, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या BR अम्बेडकर। तो सही जवाब है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर यह रखा जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इस साल 125वीं जयंती है, बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है। तो इसीलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी को है। तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया है और उसी दिन ये फैसला लिया गया कि समग्र शिक्षा स्कीम में जितने भी छात्रावास या विद्यालय आते हैं उनका नाम, उनके नाम पर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर
कर दिया जाएगा। कस्तूरबा गांधी जी के नाम पर ऑलरेडी सेकेंडरी स्कूल चलती है, जो कि छात्राओं की स्कूल होती है, गर्ल्स स्कूल होती है, तो कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल चलाई जाती है ये। और स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर के गुरु जो हैं रामकृष्ण परमहंस, उनके नाम पर रामकृष्ण स्कूल्स वगैरह चलाए जाते हैं। अगला सवाल, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट इज नॉट पासिंग थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट इनमें से किन राज्यों से नहीं होकर गुजरता है? ऑप्शन है आपके झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा या असम। तो इसका सही जवाब है असम। असम वो राज्य है जहां से कि यह होकर के नहीं गुजरता है। ये बाकी झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, इन सब से ये होकर गुजरता है। इसकी शुरुआत जो है वो वाराणसी में की गई थी। 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। 24 अक्टूबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वाराणसी से इसकी शुरुआत की गई, जहां से कि इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है कि गैस पाइपलाइन इस पर पूरे पर बिछाना है। गैस पाइपलाइन, ये कुल जो गैस पाइपलाइन की जो लेंथ है वो 2540 किलोमीटर की लेंथ है। 2540 किलोमीटर की लेंथ है। अलग अलग राज्यों में कई जिले हैं जिसको कि इससे कवर करना है, जैसे कि बिहार में पटना है या उड़ीसा में कटक है। इन सब जगहों पर इसको कवर करना है। तो ये 6 राज्यों से होकर के गुजरती है। यूपी, जहां पे वाराणसी से शुरू होती है, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, इन 5 राज्यों से होकर के ये गुजरेगी और उड़ीसा में जाकर के ये खत्म होगी। 5 राज्यों से होकर के ये गुजरती है। तो इसमें से असम राज्य से ये होकर के नहीं गुजरेगी। अगला सवाल, शाहतूत डैम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच कंट्री। शाहतूत डैम को बनाने का निर्णय लिया गया भारत सरकार के द्वारा, भारत बना रहा है। तो ये किस देश में बनाया जाएगा? ऑप्शन है आपके अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका या बारबाडोस। तो सही जवाब है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में इसे बनाने का फैसला लिया गया है। अफगानिस्तान में पहले भी हमने एक डैम बनाया था जिसका नाम था सलमा डैम। सलमा डैम जो कि 2016 में उसकी उद्घाटन की गई थी। तो ये दूसरा डैम है। ये डैम जो है किस रिवर पे बनाया जाएगा? काबुल रिवर पर ये डैम बनाया जाएगा। इससे फायदा क्या होगा? तो ड्रिंकिंग वाटर का काबुल में काफी फायदा होगा। इस डैम के बनने से ड्रिंकिंग वाटर जो है काबुल में काफी फायदा होगा। 300 मिलियन US$ का खर्च इसमें आने की संभावना है। अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो यहाँ की राजधानी काबुल है और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अशरफ गनी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। लैंग्वेज यहाँ की पश्तो है। पश्तो हमारे कश्मीर की भी लैंग्वेज है, तो यहाँ पे पश्तो लैंग्वेज बोली जाती है। नेपाल की बात करें तो नेपाल पे अरुण रिवर पर सतलज विद्युत निगम लिमिटेड जो है उसने, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो है उसने अरुण रिवर पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने का फैसला लिया है। और ये श्रीलंका में हम ईस्ट कोस्ट टर्मिनल पे बना रहे थे, लेकिन श्रीलंका ने ये कैंसिल कर दिया है और अभी हमें वेस्ट कोस्ट टर्मिनल पे जाने की बात कर रहा है। ये अभी हाल ही में कैंसिल किया गया श्रीलंका के द्वारा। ये पोर्ट हम बना रहे थे, यहाँ पर श्रीलंका के में पोर्ट बना रहे थे हम कोलंबो में। बारबाडोस में हमने अभी अपना कोविड के लिए वैक्सीनेशन सप्लाई किया है। अगला सवाल, Kapila scheme was seen in news recently. This scheme is being implemented by which ministry? Which union ministry? कौन सा केंद्रीय मंत्रालय है जो कि कपिला स्कीम चला रहा है? तो कपिला स्कीम है क्या? तो कपिला का फुल फॉर्म है कलाम प्रोग्राम फॉर IP लिटरेसी एंड अवेयरनेस। IP यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो कलाम जी के नाम पर ये बनाया गया है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए ये बनाया गया है ये प्रोजेक्ट। ये IP है क्या? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा। तो बौद्धिक संपदा के लिए ये
बनाया गया है। तो कौन सा मंत्रालय है जिसने की इसकी शुरुआत की है? मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? तो सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 2020 से इसकी शुरुआत की है, कपिला स्कीम की शुरुआत की है। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक इन्होंने इसकी शुरुआत की। इसका शुरुआत करने के पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि हमें अवेयरनेस बताना, हमें अवेयर करना है किसके प्रति? तो पेटेंट्स के प्रति। पेटेंट्स के प्रति हमारे देश में होता क्या है कि हम बहुत नए नए चीज़ों का आविष्कार करते हैं मगर उन्हें पेटेंट नहीं करवाते हैं। तो हमें पेटेंट आसानी से करवाने के लिए अपने आविष्कारों को ये स्कीम, कपिला स्कीम की शुरुआत की गई है। अगर हम और भी ऑप्शंस को देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अगर देखें तो इसके मंत्री कौन है? हर्षवर्धन। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के मंत्री कौन है? किरेन रिजिजू। मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। तो ये मिनिस्टर्स भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है Who has inaugurated वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट? वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट की शुरुआत किसने की? ऑप्शन है आपके नरेंद्र मोदी, जेम मैरापे, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली या मोहम्मद नशीद। तो सही जवाब है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की है। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो है ये किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये टेरी के द्वारा आयोजित किया गया है। टेरी यानी कि दी एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, दी एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा आयोजित किया गया। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भी है, MNRE भी इससे सम्मिलित है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी इससे सम्मिलित है। ये सभी इसमें भागीदार हैं, लेकिन टेरी के द्वारा ये आयोजित किया गया है। इसमें जेम मैरापे जो कि पपुआ न्यू के प्रेसिडेंट है, सॉरी प्राइम मिनिस्टर हैं, ये प्राइम मिनिस्टर है, पपुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर हैं, या मोहम्मद इरफान अली, डॉक्टर इरफान अली जो हैं वो इसमें सम्मिलित थे। मोहम्मद नसीद जो हैं वो मालदीव्स के स्पीकर हैं। गुआना के इरफान अली जो हैं वो गुआना के प्रेसिडेंट हैं। तो ये सभी इसमें वर्चुअली शामिल हुए हैं और ये एक स्कीम किया जा रहा है। ये इस स्कीम के पीछे लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि इसमें हमें क्लाइमेट चेंज के प्रति जागरूक करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास और जलवायु परिवर्तन, इन दोनों पर इसमें चर्चाएं की जाएंगी। इसलिए इसका इस साल का थीम रखा गया है रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर। रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल, ये इसका थीम रखा गया है। ये टेरी जो है काफी इंपॉर्टेंट है अभी न्यूज में, क्योंकि टेरी और IIT दिल्ली और IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, टेरी और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, दिल्ली की राज्य सरकार, इन चारों ने मिलकर के एक प्रदूषण को कम करने के लिए एक स्कीम की शुरुआत की है। पॉल्यूशन कर्व करने के लिए एक स्कीम की शुरुआत की है, जिसके तहत अलग अलग जगहों पर पॉल्यूशन को रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। तो ये भी सवाल हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो ये सवाल भी ध्यान रखने का है। अगले सवाल पे चलते हैं। अर्थ ओल्डेस्ट एनिमल फॉसिल हैज बीन फाउंड एट विच प्लेस इन इंडिया? हैज बीन फाउंड एट विच प्लेस इन इंडिया, ये फाउंड छूट गया है यहाँ पर। हैज बीन फाउंड एट विच प्लेस इन इंडिया। तो अर्थ का ओल्डेस्ट नोन एनिमल फॉसिल कौन सा है? उसका नाम है डिकिन्सोनिया, ये उसका नाम है ओल्डेस्ट एनिमल फॉसिल का। ये कई जगहों पर पाया गया है, भारत में यह कहाँ पाया गया है ये सवाल में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके सुलावेसी आइलैंड, भीमबेटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड या लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो इसका सही जवाब है भीमबेटका। भीमबेटका में, जो कि मध्य प्रदेश में भोपाल के पास में है, तो यहाँ पर ये डिकिन्सोनिया के फॉसिल पाए गए हैं। डिकिन्सोनिया क्या है? तो ये इस तरह का एक बैसल एनिमल है, जिसमें कि
बीच से हड्डी होती है और बाकी दोनों तरफ ये रेडियली भरे रहते हैं। तो ये अर्थ का ओल्डेस्ट फॉसिल है। और भी जगहों पर पाया गया था, भारत में पहली बार पाया गया है, भीमबेटका में पाया गया। भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश भोपाल में है। ये काफी इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि भीमबेटका में एक केव है, भीमबेटका केव्स, जो कि इंडिया का ओल्डेस्ट केव है जहां पर की केव पेंटिंग की गई है। ऐसा जहां कर केव पेंटिंग की गई हो ये है, तो इसीलिए इस वजह से इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी रखा गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी रखा गया है। सुलावेसी आइलैंड ये क्यों न्यूज में है? ये इंडोनेशिया में है, ये इंडिया में नहीं है, ये इंडोनेशिया में है क्योंकि विश्व का जो सबसे पुराना केव पेंटिंग है वो सुलावेसी आइलैंड में पाया गया है। सुलावेसी आइलैंड में अभी कुछ ही दिनों पहले ये चीज पाया गया है, केव पेंटिंग। सवाल पर चलते हैं। लखवार इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस विच रिवर? लखवार इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट का निर्माण कौन सी नदी पर होना है? ऑप्शन आपके गंगा, यमुना, सतलज, चेनाब। तो इसका सही जवाब है यमुना, यमुना पर होना है। इससे 6 राज्यों को फायदा होने वाला है। कौन कौन से राज्य हैं? तो उत्तराखंड जहां की लखवार है देहरादून के पास, वहां इसका दूसरा फायदा हरियाणा को होगा, यूपी को होगा, राजस्थान को होगा, दिल्ली को होगा, हिमाचल प्रदेश को भी इसका फायदा होगा। तो इन सब जगहों पर इसका फायदा होगा। कुल 5700 करोड़ के आसपास इसमें खर्च होगा, जिसमें कि 90% खर्च जो है वो केंद्र सरकार देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और 10% खर्च जो है वो राज्य सरकार मिल करके देगी। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो मिल करके आपस में मिल बांट करके ये देने वाली है। तो ये लखवार इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट मेनली उत्तराखंड में है, यमुना के रिवर पर बनाया जा रहा है। सवाल, एज पार्ट ऑफ पीएम स्वनिधि स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज रिसेंटली साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंपनी? मोहुआ, मोहुआ यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, इसने एक स्कीम शुरुआत की थी, पीएम स्वनिधि स्कीम। पीएम स्वनिधि स्कीम की शुरुआत की थी। ये 1 जून 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत के पीछे कारण ये था कि जो कोविड की वजह से जो स्ट्रीट वेंडर्स का काम रुक गया था, उनको एक लोन देने का एक प्रक्रिया शुरू की गई थी। तो स्वनिधि का मतलब है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ये है। तो इसके तहत 10,000 रुपए दिए जाते हैं। ये इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, जिसमें कि अगर आप टाइमली पेमेंट करते रहते हैं तो बाद में आपका जितना भी इंटरेस्ट है वो वापस कर दिया जाएगा। तो ये इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है। तो इसके तहत कुल 50 लाख लोगों को टारगेट किया गया है इसमें पीएम स्वनिधि स्कीम में फायदा पहुंचाने का। तो इसके लिए महुआ ने किस कंपनी के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन है आपके अमेजन, फ्लिपकार्ट, जोमैटो या स्विगी। तो जोमैटो ने ये काम किया है। जोमैटो का इससे लक्ष्य क्या है कि जितने भी अभी कुछ राज्यों में शुरू किया है, तो जितने भी कुछ शहरों में, तो जितने भी जोमैटो से जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको जोमैटो क्या करेगा, उनको मदद करेगा कि अपने पोर्टल पर आने के लिए, ताकि उनका जो सामान है वो जोमैटो पहुंचा सके लोगों तक। तो इसके जोमैटो के पोर्टल पर आने के लिए इसने किया है। उसके लिए जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह चाहिए, जैसे कि FSSAI का सर्टिफिकेशन चाहिए, ये सब करवाने में जोमैटो मदद करेगा। FSSAI की बात करें तो ये क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि हमारे खान पान पे उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखता है, उसकी सुरक्षा और गुणवत्ता का ध्यान रखता है। उसके लिए FSSAI सर्टिफिकेशन देती है। तो ये सर्टिफिकेशन उन स्ट्रीट वेंडर्स को पहुंचाने में जोमैटो मदद करेगा और उनके आइटम को अपने ऐप पर लिस्ट करेगा, जिससे कि लोगों तक पहुंच सके, जिससे कि ये स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा पहुंच सके। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने इसके साथ करार किया है। अगले सवाल पर चलते हैं। 1857 द सोर्ड ऑफ मस्तान हैज बीन ऑनर्ड बाय whom? 1857 द सोर्ड ऑफ मस्तान एक किताब रिलीज होने वाली है। यह किनके द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शन है विनीत वाजपेयी, झुम्पा लाहिरी, रस्किन बॉन्ड या अमीश त्रिपाठी। तो इसका सही जवाब है विनीत वाजपेयी। विनीत वाजपेयी की ये किताब है, ये मस्तान सीरीज है एक, उसके अंदर ये किताब लिखी गई है। मस्तान सीरीज के अंदर, मस्तान सीरीज का पहला जो पार्ट था वो था मस्तान फॉलन पैट्रियट ऑफ इंडिया, मस्तान फॉलन पैट्रियट ऑफ इंडिया। तो ये सेकंड पार्ट है मस्तान सीरीज का, मस्तान सीरीज का ये सेकंड पार्ट है।
द सोर्ड ऑफ मस्तान, तो ये विनीत वाजपेयी जी ने लिखी है। विनीत वाजपेयी की और भी एक सीरीज आ चुकी है, हड़प्पा सीरीज। ये पहले भी इनकी हड़प्पा सीरीज आ चुकी है, जिसमें कि कर्स ऑफ द हड़प्पा, द कर्स ऑफ द ब्लड रिवर, या प्रलय, द ग्रेट डेल्यू, काशी इनकी किताब आई थी, काशी सीक्रेट ऑफ ब्लैक टेम्पल, ये सभी किताब विनीत वाजपेयी ने लिखी थी। झुम्पा लाहिरी की अगर हम बात करें और ऑप्शंस में, तो झुम्पा लाहिरी काफी फेमस है, इन्हें पुलित्जर प्राइज भी मिल चुका है, इन्हें मैन बुकर प्राइज भी मिल चुका है। तो इनकी किताब जो है हमने पहले भी डिस्कस किया था कुछ दिनों पहले, इनकी किताब एक वेयर अबाउट्स आने वाली है। इनकी किताब है नेमसेक, जिसपे कि ऑलरेडी मूवी बन चुकी है। इनकी किताब है लोलैंड, जिसके लिए कि इन्हें मैन बुकर प्राइज भी मिल चुका है। रस्किन बॉन्ड की बात करें तो रस्किन बॉन्ड देहरादून के हैं और ये काफ़ी किताबें लिखते हैं, बच्चों के लिए इन्होंने किताबें लिखी हैं, बहुत सारी किताबें हैं इनके, जैसे द ब्लू अम्ब्रेला है इनका एक किताब जो कि बहुत फेमस है, या फिर इनकी एक कहानी है जो कि कोर्स के बुक्स में होती है, स्कूल बुक्स में होती है, द विमेन एट प्लेटफॉर्म नंबर 8। विमेन एट प्लेटफॉर्म 8 इनकी काफ़ी पॉपुलर रस्किन बॉन्ड की कुछ कहानियां और किताबें हैं जो ये बच्चों के लिए ज़्यादातर लिखते हैं। अमीश त्रिपाठी जो हैं इनकी भी काफ़ी सारी ट्रायलॉजी आ चुकी है, जैसे शिवा ट्रायलॉजी इनकी आ चुकी है, रामचंद्र ट्रायलॉजी आ चुकी है, जिसमें कि उन्होंने एक किताब लिखी थी जो काफ़ी फेमस हुई थी, सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला। ये किताब भी काफ़ी फेमस हुई थी। रावणा इनकी किताब एक आई थी। तो ये सभी अमीश त्रिपाठी की भी ट्रायलॉजी आती है। तो ये विनीत वाजपेयी की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि नए नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।